Question number 200, Shri Sushil Kumar Modi. पूछता हूँ। Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। First supplementary, Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 2020 में 106 टाइगर्स की मौत हुई, 2021 में 128 और 2022 में 121। मैंने आज NTCA की वेबसाइट पर देखा कि 146 टाइगर्स डेड इन 9 months, हाईएस्ट इन 11 years। तो इस साल के 9 महीनों में मरने वाले टाइगर्स की संख्या 146 पहुंच गई है कि 9 महीनों के अंदर। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की मृत्यु क्या, क्योंकि मंत्री ने अपने उत्तर में एक और बात कही है कि नेचुरल कारणों से जो मृत्यु हुई है वो 60 से घटकर 37% हो गया। इसका मतलब है कि 37% नेचुरल कारणों से डेथ हुई है और अननेचुरल और पोचिंग से 63% डेथ हुई है। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की डेथ का क्या कारण और सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। माननीय मंत्री जी, so near and so far. माननीय सभापति जी, उत्तर तो आपको देख के देना होता है, सदस्य की दूरी की महत्व नहीं रखती। It's a very healthy practice. Please take note of it. जी, धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है टाइगर्स की मृत्यु के लिए, हमारे यहाँ NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा एक पूरी तरह से SOP बनाई जाती है। उस SOP के अंतर्गत किसी भी टाइगर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका एक पूरा डेटाबेस रखा जाता है जिसमें राज्य सरकार की रिपोर्ट और टाइगर की डेथ के कारणों को इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हम जब भी किसी टाइगर की डेथ होती है तो जो थर्ड पार्टी सोर्सेज है उससे भी कंफर्मेशन किया जाता है और उसकी एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो नेचुरल डेथ हुई है, पोचिंग से डेथ हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी मानवीय आबादी का दबाव पड़ रहा है, कुछ टाइगर की डेथ एक्सीडेंट के कारण, ट्रेन या सड़क के एक्सीडेंट के कारण भी वो डेथ के कारण बने हैं। इन सब को रोकने के लिए हम समय समय पर लगातार अपनी गाइडलाइन भी जारी करते हैं और उसके साथ जो देश के जो टाइगर कंजर्वेशन की जो हमारी सबसे बड़ी सफलता हुई है कि उनका जो कोर एरिया है उस कोर एरिया में ज़्यादा दबाव ना आए, इसलिए हम कोर एरिया से विलेज के रीलोकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं NTCA को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता भी उस पर पाई है ताकि जो ह्यूमन आबादी का प्रेशर है वो टाइगर्स पे ना आ पाए। एक और विषय भी है, कई बार हमें लगता है कि टाइगर हैबिटेट में जो टाइगर है वो कई बार हम कहना चाहते हैं कि केवल वो टेरिटरी की रक्षा नहीं करता। अभी NTCA ने एक एटलस प्रकाशित किया है कि भारत की जो 53 टाइगर रिजर्व्स है उसमें बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ भी निकलती है, ट्रिब्यूटरी भी निकलती है। तो हमारी एक तरीके से ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा है। इसलिए पूरे कोर एरिया को जो हम संभाल के रखते हैं उसका हमारा अर्थ ये है कि टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ वहाँ पर बायोडायवर्सिटी, बाकी स्पीशीज़ भी है। इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और जो डेथ के कारण है उसकी पूरी SOP हम लोग करते हैं और इसको हम पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट में अपडेट करके रखते हैं ताकि इसमें एक निष्पक्षता का विषय रहे और सही में जो टाइगर कंजर्वेशन हमारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हम कार्य करते हैं उसको समुचित तरीके से हम कर सकें। इसलिए उसमें पूरे डेथ के कारण हम उस SOP के मान्यता के अंतर्गत ही करते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी। मेरे एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 5 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां एक भी टाइगर नहीं है और 7 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक टाइगर हैं। लेकिन इन टाइगर रिजर्व की जो ग्रेडिंग की गई है, जिसको मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन कहते हैं, उसमें उनको गुड का दर्जा दिया गया। तो जब एक भी टाइगर नहीं है तो उनको गुड का दर्जा दिया गया, फेयर का दर्जा दिया गया और बांधवगढ़ जहाँ 135 टाइगर है उनको भी गुड या वेरी गुड का दर्जा दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से ये स्पष्ट जानना चाहूँगा कि ये इवेल्युएशन का क्या तरीका है
कि जहाँ 135 टाइगर है वो गुड या वेरी गुड में, और जहाँ एक भी टाइगर नहीं है उस टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन के अनुसार गुड या फेयर के दायरे में रखा गया है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है और इसका कुछ हिंट मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी दिया है। ये जो टाइगर जो पूरा हैबिटेट एरिया है, ये टाइगर के साथ साथ हमारी ट्रिब्यूटरी निकलने का, हमारी बायोडायवर्सिटी का, वहाँ के इकोसिस्टम का, वहाँ के इकोसिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम है उसका, वो पूरा हैबिटेट को हम पूरी तरीके से देखते हैं। जो 5 टाइगर रिजर्व माननीय सदस्य महोदय ने कहे हैं, मैं मानता हूं कि अभी जो फिलहाल की जो हमारी इस समय की जो गणना है उसमें सह्याद्री, सतकोशिया, कंवल, डांपा और कामलंग, ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इस समय टाइगर के चिन्ह नहीं देखे गए हैं। हमारे जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपस में कॉरिडोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक समय में पलामू में भी हमारे पास कोई टाइगर नहीं था, लेकिन बाद में आज पलामू में हमारे टाइगर बड़े हैं। एक समय में हम ऐसी भी स्थिति में थे कि पन्ना में हमारा जो पूरा टाइगर रिजर्व था उसमें से टाइगर खत्म होने जाता है। पन्ना में हमारे सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व आए हैं। तो टाइगर अगर किसी क्षेत्र में अभी नहीं पाया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ की बायोडायवर्सिटी, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का प्रे एरिया, वो जो बाकी सारा इशू है जो इकोसिस्टम का मैनेजमेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी टाइगर रिजर्व को ग्रेडेशन देते हैं तो टाइगर के साथ साथ बाकी उसका इकोसिस्टम कैसा, उस इकोसिस्टम को हमने किस प्रकार से मेंटेन करके रखा है, क्योंकि ये इकोसिस्टम हमारी अपने आप में धरोहर है। और मैं ये मानना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि इस समय जो हमारा बक्सा का टाइगर रिजर्व है, हमारा नामदापा का, मुकुंदा हिल्स का, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, पलामू का, ये जो टाइगर इंद्रावती का जो टाइगर रिजर्व है, इसमें एक समय में टाइगर कुछ में कम भी हुए, लेकिन आज हम वापस से टाइगर को वहाँ पर बसाने में या उसके प्रजनन को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब सिद्ध हुए हैं। इसलिए केवल ये मान लेना कि आज टाइगर नहीं है तो कल निश्चित रूप से कॉरिडोर के माध्यम से या जहाँ पर हमारी टाइगर की आबादी ज़्यादा भी हो जाती है वहाँ पर भी हम रीलोकेट करते हैं, लेकिन उसके बसने की संभावना, बायोडायवर्सिटी की संभावना, जंगल की सघनता, जंगल का विविधीकरण, जंगल की जैव विविधता, जंगल का जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से, वो हमारे ग्रेडिंग का आधार होता है। और इस ग्रेडिंग को हम बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो इसको पूरी तरीके से देखकर एक इसको खरे और अच्छे मानक करें। और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और पिछले 9 वर्षों में जब अभी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में अब टाइगर की संख्या पर्याप्त और बड़ी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें भारत में श्री बाबूराम निषाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ऐसे विषय पर आपका संज्ञान सरकार और माननीय मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत ऐसा पौधा है जो हानिकारक है, विलायती बबूल। विलायती बबूल ऐसे वन क्षेत्रों पर फैल गया है जहां उपजाऊ जो अच्छी सी घास रहती है वहां उस वन क्षेत्र में पशु पक्षी नहीं रह पाते हैं, मैदानी क्षेत्रों पर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस विलायती बबूल से मनी बहुत ढेर सारा क्षेत्र ऐसा रोपित कर दिया गया है जो नुकसान पहुंचाता है। इसको हटाकर ऐसे वन क्षेत्रों पर फलदार वृक्ष लगाने का सरकार का क्या उपाय है और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहता हूं। यही मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, और इस पर भी प्रकाश डालें, ये विलायती नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा? माननीय सभापति जी, ये बात सच है कि कुछ स्पीशीज़ इस प्रकार की हैं जो हमारे नेटिव स्पीशीज़ में नहीं आती हैं। किसी न किसी कारण से वो स्पीशीज़ जो हैं हमारे जंगल में आ गई और उनका बहुत तेज़ी से जिस प्रकार से कीटाणु फैलते हैं इस प्रकार से उनका जो पड़ा है, तो चूंकि वो हमारी स्पीशीज़ नहीं थी, बाहर से आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में चूंकि वो नेटिव नहीं थी उसको विलायती। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि घास के बारे में बड़ी चर्चा होती थी जी प्रश्न का, इसलिए। लेकिन ये जो स्पीशीज़ है, माननीय सदस्य ने जो अपनी आशंका व्यक्त करी है वो एकदम सही है।
हमारे जंगल के कुछ क्षेत्रों में लगातार ये जो स्पीशीज़ बढ़ती हैं, उसके विलायती बबूल या लेंटाना भी जिसमें हम कहते हैं, उसके कारण हमारे जंगल का एक जो बड़ा क्षेत्र है वो घिर जाता है और उसका हमें ध्यान में नहीं होता है, लेकिन जो वहाँ का जो एक पूरा बायोडायवर्सिटी सिस्टम है उसमें वो एक गतिरोध भी उत्पन्न करते हैं। हमारे जो हर फॉरेस्ट एरिया और विशेष रूप से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहाँ का एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। फील्ड ऑफिसर उस प्लान को स्वीकृति देते हैं। उस स्वीकृति के अंतर्गत अगर इस प्रकार का जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ एरिया होता है, उस बड़े हुए एरिया में वो उसको निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन ये चूँकि जंगल तो पहाड़ और बहुत दूर है, सड़क भी नहीं होती, इसलिए उसको किस प्रकार से निकाल के दोबारा से वो बीज पनपे ना, उसके लिए भी वो लोग स्थायी व्यवस्था का काम करते हैं। अभी एक विषय और हम लोगों ने शुरू किया है, नीचे जो साउथ में हमारे इस प्रकार की स्पीशीज़ है, बांदीपुरा के जंगल में वहाँ की सोलेगा ट्राइब से उन्होंने एक अच्छा विषय शुरू करा है। उन्होंने उसके जो स्पीशीज़ को रेडिकेट करके निकाल के उसके फर्नीचर बनाने का, उससे कुछ अच्छे आर्ट की चीज़ें बनाने का काम किया है। इसको कुछ जगह पे बाकी भी निकाल के परमानेंट हटाने का काम किया जा रहा है, पर ये बहुत सीमित प्रयोग है और हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा है, अधिकारियों के द्वारा फील्ड स्तर पे इसका निर्णय लिया जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जंगल के लिए हमारी एक बड़ी चुनौती है जिसको हम लोग समाधान करने में लग रहे हैं। ये सुनिए मिनिस्टर। जब डॉक्टर के पास गया तो मुझे बताया गया कि मुझे एक एलर्जी है, कांग्रेस ग्रास से एलर्जी है। तो मंत्री जी कुछ हमारे को प्रकाश डालें कि कांग्रेस ग्रास से एलर्जी कैसे हो जाती है। मंत्री जी की जहाँ पढ़ाई हुई है ना, और जिस प्रांत में पढ़ाई हुई है वहाँ भी बहुत व्यापक चुनौती था ये, और मंत्री जी को पूरी जानकारी है इसके बारे में। आप मंत्री जी से अकेले में बात कर लीजिए, आपको इलाज भी बता देंगे। सबको ज्ञान नहीं तो अच्छा क्या इट इज फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रेस्पॉन्ड। श्री ओके, सभापति के निर्देशों का पालन करूंगा, अकेले में बात। श्री पवित्र मार्गरेटा। So my question to Honorable Minister is that what are the rules and regulations framed or steps taken for ease of commercial tree plantation by people in general? Honorable Minister. महोदय, व्यावसायिक वनारोपण के लिए हम लोगों ने कुछ स्पीशीज़ को और कुछ पौधों को पूरी तरीके से मान्यता दी है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो सबसे बड़ी चुनौती एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है कि जब एग्रो फॉरेस्ट्री में किसी एक पेड़ को काटते हो तो उसको दूसरी जगह तक जो ले जाते हैं, ट्रांजिट जो करते हैं, वो ट्रांजिट करने के लिए हर राज्य की अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसके कारण इसकी कमर्शियली वाइबिलिटी नहीं आती है और इसलिए अब हमारे मंत्रालय ने इसको सुविधा देने के लिए एक नेशनल लेवल पे ट्रांजिट प्लान का प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्यों से दूसरे राज्य में लकड़ी के आवागमन को ले जाने से एक तरीके से प्रतिबंध से मुक्त किया है। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसके कारण हमें लकड़ी के आयात करने पर डिपेंड होना पड़ता है और इसके कारण कई जगह सघन जंगल भी कट जाते हैं। इस जो नेशनल ट्रांजिट प्लान सिस्टम को शुरू किया गया है, मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है और कमर्शियल और एग्रो फॉरेस्ट्री के संबंध में जो नियम लगाए गए हैं वो भी मंत्रालय की वेबसाइट पे पूरी तरीके से उपलब्ध है। श्री निरंजन बीसी। Chairman sir, I would like to know from Honorable Minister that what step the ministry is taking to redress the challenges posed by deforestation and habitat loss for wildlife conservation. Honorable Minister. महोदय, मैंने अपने जो पूर्व प्रश्न में जो नेशनल की जो भारत सरकार की योजनाएं बताई गई हैं, जहां पर वनों के काटे जाने पे वापस से ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, कैंपा प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हर 2 वर्ष में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे फॉरेस्ट का सर्वेक्षण किया जाता है और उस फॉरेस्ट के सर्वेक्षण के द्वारा हम ये तय करते हैं कि
कि हमारे यहाँ सघन वन या फ्रेगमेंटेड वन, 3 प्रकार के जो वनों की कैटेगरी है, वो किस प्रकार के वनों की कैटेगरी है, फ्लोरा फोना कैसा है, और फिर स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान के द्वारा उनके संवर्धन, संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, श्री ईराना कडाडी। प्रश्न संख्या 201। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बढ़ता प्रदूषण भी है, जिसके लिए अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकी की आवश्यकता है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट जैसे इस्तेमाल किए हुए सोलर पैनल और विंड टर्बाइन के प्रबंधन के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है, और इनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वेस्ट टू वेल्थ ये भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी कार्य योजना है और हमारे मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है, और इसलिए रिसाइकिल को लेकर के विभिन्न विषयों में, चाहे रबड़ वेस्ट का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, समय समय पर मेटल, यूज्ड ऑयल, इन सब विषयों को लेकर के, रिसाइकिल वाले अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हमारे मंत्रालय के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशिका जारी की जाती है। इस संबंध में नीति आयोग के द्वारा भी विस्तार से रिसाइकिल विषयों पर काम किया गया है, और अन्य मंत्रालय भी, खासकर जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण अनुकूल इन विषयों के लिए व्यापक दिशा निर्देशिका जारी की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमने जारी की है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री ईराना कडाडी। जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ शुरू किया गया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की और प्रदूषण के रोकथाम के लिए मिशन लाइफ के माध्यम से किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया को पर्यावरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और व्यक्तिगत अपने योगदान के द्वारा हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का काम कर सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना दी है। और इसलिए मिशन लाइफ का जो पूरा नाम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान देता है। मंत्रालय के द्वारा एक मेरी लाइफ ऐप भी शुरू किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इसको कार्य कर सकते हैं। अब कृषि के क्षेत्र में अगर हम कृषि सिंचन के कार्य को में भी अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि पानी कम लगे, हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि धरती में ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग ना हो, तो ये सारे व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इसको मिशन लाइफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आज पूरे दुनिया में जो भी पर्यावरण वार्ताएं होती हैं, उसमें अब सब डॉक्यूमेंट्स में इस बात को मान्यता भी मिलने लगी है कि दुनिया में जिस प्रकार से उपभोग बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसको दुनिया के सब देश मानने लगे हैं और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को लोग आजकल स्वीकार करने लगे हैं। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के विषय को दिया है, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आज इस बात पे जोर देने लगी हैं कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, वही मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है। श्री महाराजा सनाजाओबा लिशेम्बा। Sir, my question to Honorable Minister is that due to mass poppy plantation in the hilly areas of Manipur and other neighboring northeastern states, drastic climatic change is happening now. Sir, what effective measures or steps are taken up to stop
mass poppy plantation and to save climatic change in the northeastern state, especially in Manipur? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, ये बात सच है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो कृषि क्षेत्र में भी पड़ता है। कृषि क्षेत्र में मौसम में होने वाले बदलाव, कृषि क्षेत्र में तापमान में होने वाले बदलाव के कारण हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते हैं और इसलिए इसको देखने के लिए देश में एक एडेप्टेशन प्रोग्राम बनाया गया है। उस एडेप्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो स्थानीय जो फसलें बोई जाती है उनकी इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्या हो, उसी के हिसाब से स्थानीय एडेप्टेशन प्लान में प्लानिंग की व्यवस्था की जाती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार ये माना गया है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए भविष्य में इस बार के COP28 में भी इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि इनकी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको लेकर के दुनिया के सब देश कार्य कर रहे हैं और भारत में भी जो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनता है उसमें इन विषयों को पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। Sri Raiga Krishnanaya, the honorable member will speak in Telugu. Respected Chairman, ఈ రోజు వాతావరణ కాలుష్యం అనేది దేశంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ప్రధానంగా అడవులు, చెట్లు రోజు రోజుకు తగ్గిపోవడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇస్తున్నప్పటికి కూడా మన భారతదేశం లోపల వాతావరణ కాలుష్యం రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది. దీనికోసం ల్యాండ్ మీద, ఫారెస్ట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే అధికారం ఉంది. దీని విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి యూనిఫామ్గా ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫారెస్ట్ మీద, ల్యాండ్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తీసుకున్నట్టయితేనే ఈ ఫారెస్టు లోపల పెంపకం, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ విషయం లోపల సమూలంగా మార్పు రాకపోతే డే బై డే వాతావరణ కాలుష్యం పెరిగి ఇది పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. పైగా విద్య లోపల ప్రైమరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచే వాతావరణం మీద పిల్లలకు బోధన జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి వాతావరణం కాలుష్యం యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి. అదేవిధంగా ల్యాండ్ లోపల 30% ల్యాండ్ ఫారెస్ట్కు ఇవ్వాలని నా సూచన. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्नों की रेंज बहुत व्यापक थी जिसमें वायु प्रदूषण से लेकर भूमि अधिग्रहण तक के विषय है, लेकिन भूमि जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय होता है। हमारे संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है और जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है उसका ही हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। Question hour